सोर्स है वो हमारा सन है। सन से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है? एक तो लाइट एनर्जी मिलती है और एक हीट एनर्जी हमें सन से मिलती है। अपनी डेली लाइफ में भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। टीवी अगर चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण चल रहा है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हर तरफ हम एनर्जी का यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर एनर्जी की डेफिनेशन से कि अगर फिजिक्स में उसे देखा जाए तो हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनर्जी की डेफिनेशन से। तो एनर्जी की जो डेफिनेशन है, एनर्जी को कैपिटल लेटर ई से डिनोट किया जाता है। ओके। और एनर्जी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो भी उसकी वर्क करने की या कार्य करने की, कोई भी काम करने की जो भी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को मैं थ्रो करूं तो थ्रो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस मार्कर को अगर मैं थ्रो करूंगा तो थ्रो करने के लिए क्या करना होगा? मुझे इस पर वर्क करना होगा। वर्क कैसे होगा? कि मुझे इस पर फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस करूंगा तो वो क्या होगा? हमारा वर्क होगा। और उस वर्क को करने की क्या होगी? कैपेसिटी होगी, कि उस कैपेसिटी को मैं क्या बोलूंगा यहां पर? एनर्जी। तो वही जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है? हमारी एनर्जी कहलाती है। किसी भी वर्क को करने की जो भी कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है? उसकी एनर्जी कहलाती है। क्लियर है? तो जो हमारा वर्क है और जो हमारी एनर्जी है वो आपस में क्या है? कोरिलेट है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। क्लियर है? जिसकी वर्क करने की ज्यादा कैपेसिटी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वर्क करने की कैपेसिटी कम होगी जिसकी वर्क करने की कैपेसिटी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो अगर दोनों के दोनों को देखा जाए तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसी तरह से यहां पर क्या है? जो यूनिट वर्क की होती है जूल, वही यूनिट किसकी होती है? एनर्जी की। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है यहां पर? जूल। याद रखें, एनर्जी की यूनिट होती है जूल और ये किस में होती है? एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड में। अगर इसकी यूनिट को हम सीजीएस में देखें तो ये क्या हो जाती है? अर्ग हो जाती है। ERG, अर्ग हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि जो हमारी वर्क को करने की कैपेसिटी मींस एनर्जी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं यहां पर। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो उस वर्क को करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस वर्क को करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। अगर मैं इसी मार्कर को एक बार फेंकूं, दो बार फेंकूं, 3 बार, 4 बार, मैं से 10 बार, 20 बार और इस क्वांटिटी को बढ़ाता चले जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं? इस पे वर्क कर रहा हूं और धीरे 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 क्या होने लगेगा? जो मेरी एनर्जी है वो लूज होने लगेगी। सेम अगर एक क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो एक क्रिकेट ग्राउंड में अगर कोई भी बॉलर है और वो बॉलर क्या कर रहा है? उसने एक बॉल डाली, 2 बॉल डाली, उसके बाद उसने 1 ओवर डाला, 2 ओवर, 3 ओवर, तो उसने क्या करा? बॉल पर वर्क करा। और जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? एनर्जी है। तो जैसे जैसे वो वर्क करता चले जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो लूज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सेम इसी तरह से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो जस्ट इसका इनवर्स है, कि द ऑब्जेक्ट ऑन विच, जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क किया गया है, जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क किया गया है वो उस एनर्जी को गेन करता है। जैसे कि वर्क उस बॉलर ने किस पर करा? बॉल पर, तो एनर्जी किसकी बढ़ी? बॉल की बढ़ी। क्लियर है? तो एनर्जी किसकी बढ़ी? बॉल की बढ़ी। सेम इसी तरह से अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं तो जितनी मेरी एनर्जी यहां पर लूज होगी उतनी ही एनर्जी इस मार्कर की बढ़ जाएगी। तो सेम यही है कि इसे मैंने मार्कर को फेंका, मेरी एनर्जी लूज हुई और किसकी एनर्जी बढ़ी? इस मार्कर की।
जिस पर वर्क किया गया है, और जिसके द्वारा वर्क किया गया है उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब मेरी एनर्जी कम हो गई और इस मार्कर की जो एनर्जी है वो बढ़ गई। थर्ड क्या है, द वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स स्टोर्ड एट एनर्जी, कि अगर कोई भी वर्क डन किसी भी फोर्स के अगेंस्ट किया गया है, वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स, किसी भी, अगर सपोज करो कि आपके पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आपने क्या करा कि फोर्स लगा के उसे कंप्रेस कर दिया। किसी भी स्प्रिंग को अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, उसे आपने क्या करा कि अगर सपोज करो कि कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आपने क्या करा, फोर्स लगा के उसे कंप्रेस कर दिया। ये आपने क्या कर दिया, उसे कंप्रेस। अब वो क्या करेगी, ये जो स्प्रिंग है ये अपनी पहली वाली जो इसकी कंडीशन थी इसमें आने की वो पूरी कोशिश करेगी। क्लियर है, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन थी। तो इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स हमने लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ कि अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी। वो एनर्जी स्टोर्ड किस लिए हुई है, इसे इसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। इसे इसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो सेम अगर बात करें कि अगर सपोज कीजिए कि ये यहां पर मार्कर है, ये किसी यहां पर देखिए हाइट पर है, अगर इस हाइट से अबव लेकर चले जाओ तो जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और ये इस मार्कर को मैं किधर लेकर जा रहा हूं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में। तो इस पे भी क्या होगा कि जो इसकी एनर्जी होगी, क्योंकि फोर्स के ऑपोजिट में वर्क कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और वो एनर्जी जो होगी वो क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। उसे हम इसके बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो दिस इज द definition of energy, this is the unit of energy and these are the properties of energy। ये आपकी मस्ट रिमेंबर करने वाली प्रॉपर्टीज हैं, आप इन्हें ध्यान रखिए, कॉपी और पेन में आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो एनर्जी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2 टाइप की है मेनली, जो हमारे सिलेबस में है। वो काइनेटिक एनर्जी 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन होती है काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो इस यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। क्लियर है। अभी इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन समझेंगे कि मैथमेटिकली उसे किस तरह से डिफाइन करा जाता है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसे पढ़ते हैं कि तो द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, कि ये किसी भी बॉडी पर अगर उसके जो एनर्जी है वो उसके मोशन की वजह से हो रही है। द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, अगर उसके मोशन की वजह से ही वो उसकी एनर्जी मिल रही है या उसके अंदर स्टोर्ड हो रही है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक की वर्ड से ही हम समझ सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक का मतलब क्या है कि वो आपका मोशन में है। जैसे स्टैटिक होता है वो स्टेशनरी होता है, और काइनेटिक क्या होता है, वो मोशन में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, अगर वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो उस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड ऑन किस पर है, उसके मोशन पर है। कोई भी बॉडी है उसके मोशन पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां पर m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि यहां पर इससे क्लियर है कि अगर मोशन में है तो मोशन में क्या होगा कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी,
क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे उसके मास पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे उसका मास बढ़ता चले जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। या अगर उसका काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें कि अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो वेलोसिटी अगर बढ़ती चली जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। सपोज कीजिए अगर मैंने इसके मास को m की जगह 2m कर दिया, दुगना कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी को दोगुना कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये इसका स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसकी वेलोसिटी का अगर मैं दुगना कर देता हूं तो ये कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगर 3 गुना कर देता हूं वेलोसिटी को तो ये कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। और अगर मैं इसे 4 गुना कर देता हूं तो ये 16 गुना हो जाएगी। ओके, तो इस रेस्पेक्ट में ये बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। क्लियर है? अब इसके काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि कोई हथौड़ा है, हैमर है, उससे हम क्या कर रहे हैं कि कोई नेल है, कोई आपकी नेल है, कील है, उसको हम क्या कर रहे हैं? ठोक रहे हैं। तो उसके ठोकने में क्या होगा कि उस हथौड़े को लेकर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को करने की जो कैपेसिटी होगी वही क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? फिर से एक बार सुनिए कि कोई भी अगर हैमर है, उस हैमर से हम उस कील पर फोर्स लगा रहे हैं, इस दीवार पर मैं उस हैमर से कुछ भी ठोक रहा हूं, तो ठोकने से क्या होगा? उसको बार बार ठोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। और फोर्स लगाना पड़ रहा है और उस फोर्स को लगाने के लिए फोर्स के साथ क्या कर रहा हूं मैं? मुझे एक उसे डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। ठीक है? तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, इससे क्या आया? आपका वर्क आया। और वर्क करने की जो कैपेसिटी है वही क्या कहलाती है? उसकी एनर्जी। तो जितनी एनर्जी के साथ मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, जितनी एनर्जी के साथ, उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ वो क्या होगा? उस पर वर्क होगा। और उतनी ज्यादा तेजी के साथ वो कील इस दीवार के अंदर चली जाएगी। क्लियर है? सेकंड वन क्या है? ए रनिंग हॉर्स हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। कि अगर कोई घोड़ा है वो दौड़ रहा है, तो वो घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो उसके अंदर क्या है? एक एनर्जी है। और वो एनर्जी वो किस में चेंज कर रहा है? अपनी मसल्स एनर्जी, जो अपनी मसल्स की जो एनर्जी है वो किस में चेंज कर रहा है? अपनी काइनेटिक एनर्जी में। जिससे क्या हो रहा है कि वो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वो किस में है? मोशन में है। तो कोई भी अगर किसी भी तरह की एनर्जी है, अगर वो कन्वर्ट होकर किस में आ रही है? मोशन में। कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने लगता है। तो इस तरह की जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो होप इन दोनों एग्जांपल से आपको काइनेटिक एनर्जी क्लियर होगी। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है कि ये एक यहां पर मास है, ये मैंने राउंड शेप में लिया हुआ है। आप इसे रेक्टेंगल ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। रेदर उस पर क्या होना चाहिए? उसमें मास होना चाहिए। ठीक है? उसमें मास होना चाहिए। अगर उसके अंदर मास है, क्लियर, तो वो क्या होगा? उस मास को हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये किस पर है? एक पॉइंट ए पर है। ये मास कहां पर है? पॉइंट ए पर है। और ये मास ऑलरेडी क्या है? इसकी कोई एक इनिशियल वेलोसिटी है। ये मास की कोई एक इनिशियल वेलोसिटी है। उस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे लिखेंगे? यू से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? यू से। मास m है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है। और इनिशियली हम इसे मेजर कहां पर कर रहे हैं? एक पॉइंट a पर। इस a पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम कि अब हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है? वो जो फोर्स है वो आपका अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स का काम क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है, कम कर देता है या बढ़ा देता है।
तो अगर ये फोर्स इसी की डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा देगा, अगर वो फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी स्पीड को घटा देगा। तो ये जो फोर्स है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है कि इसकी जो एग्जिस्टिंग जो वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो भी बढ़ने लग जाती है। क्लियर है? तो इसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती है तो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसमें एक एक्सीलरेशन आ जाता है, उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, ए। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ही ज्यादा उसका एक्सीलरेशन होता है। ये हमने किस में पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में। क्लियर है? तो जितना ज्यादा हमने फोर्स लगाया उतना ही ज्यादा इसमें एक्सीलरेशन होता चला जाता है। इस चीज को हम किस में पढ़ते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो वो कहां से डिस्प्लेस होता है, ए से डिस्प्लेस होना शुरू होता है और धीरे 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 वो कहां पर पहुंच जाता है, एक पॉइंट बी पर। क्लियर है? वो ए से बी पर। और ये कौन करता है, किसकी वजह से होता है, इस फोर्स के कारण। जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है यहाँ पर, अनबैलेंस फोर्स, इसके कारण वो ए से बी तक पहुंच जाता है। क्लियर है? जब वो ए से बी तक पहुंच जाता है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा है यहाँ पे स्मॉल एस। क्लियर है? अब क्या होता है कि जैसे ही वो बी पॉइंट पर पहुंचता है तो अब उसकी जो वेलोसिटी अब यू नहीं रह जाती, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है उसे हम किससे लिखते हैं, यहाँ पर वी से लिखते हैं। किससे लिखा है हमने, वी से। वी स्पीड को हमने यहाँ पर इनिशियल स्पीड को यू से लिखा है और फाइनल स्पीड को हमने वी से लिखा है। क्लियर है? सिचुएशन ये है। अब क्या करेंगे हम कि इसमें ये जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस से हम डिफाइन करेंगे कि इस पर कितना वर्क लग रहा है और उस वर्क से हम डिफाइन करेंगे कि इसकी एनर्जी कितनी है और इसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्लियर है? तो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। तो ये वाली जो थर्ड वाली है, इसी थर्ड वाली को हम यहाँ पर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। क्लियर है? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ले ली और यहां पर हमने क्या करा है, जो एस है डिस्प्लेसमेंट को, इस पूरी इक्वेशन को हम किसके रेस्पेक्ट में लिख देंगे, यहां पर एस के रेस्पेक्ट में। एस के रेस्पेक्ट में क्यों लिखा है ये अभी हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, अभी कुछ सेकंड में देखेंगे कि क्यों लिखा है। तो एस की टर्म्स में लिख देते हैं कि, तो एक्स की टर्म्स में लिखने पर क्या हो जाएगा, इस 2a को हम उधर भेज देंगे दूसरी साइड। तो ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। यहां पर क्या हुआ, एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो एस इजिकल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2a, और इसे क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन 1। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ली और उसे एस के रेस्पेक्ट में लिख लिया। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद सेकंड में क्या देखते हैं, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा है तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ यहां पर यूज कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इजिकल टू एम में, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और ए क्या है, एक्सीलरेशन, जो कि इस फोर्स को लगाने पर यहां पर आया है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इजिकल टू एम में, तो ये हम यहां पर यूज करेंगे एफ इजिकल टू एम इंटू ए। अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया एस और फोर्स आ गया एफ, ये दोनों चीजें आ गई। अब हम इसका वर्क कैलकुलेट करेंगे कि इसको यहां से ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना हुआ, उस वर्क को कैलकुलेट करना है। तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, द वर्क डन बाई फोर्स, जो भी वर्क डन बाई फोर्स होगा वो W इजिकल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है कि इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर दोनों ये सेम ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम इसका डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हमें क्या देगा, एक
पॉजिटिव वर्क देगा। क्लियर है? F इंटू एस। अब जो F हमने यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से निकाला है उसकी वैल्यू रख देंगे, और जो यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है वो हम रख देंगे। दोनों रखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर दोनों रख दी, W इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस वर्क की जो इक्वेशन है उसमें हमने दोनों के दोनों ये पुट कर दिए, F की वैल्यू और S की वैल्यू। तो एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो मैंने इसे काट भी रखा है। तो ये जो a है, जो एक्सीलरेशन है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, हमारा मतलब डिवीजन में है। तो दोनों को a और a क्या होंगे, आपस में वो कट जाएंगे। तो जब आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा वर्क आ गया कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ है। वो किससे डिफाइंड होगा, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर आपको इस पर भी कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा, मास दे देगा, और आपसे पूछेगा कि कितना वर्क हुआ। क्लियर है? तो सिंपली आप निकाल सकते हैं कि W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस वाली इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो वर्क है, वो किस पर आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर डिपेंड कर रहा है और एक इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ना तो ये एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। तो अब यहां से हम देखते हैं कि ये मैंने लिखा है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और नीचे लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है उस चीज को यहां पर हम देख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेट। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं और इसे समझते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है यहां पर। क्लियर है? तो मैंने यहां पर लिखा कि W इज इक्वल टू, ये W इज इक्वल टू हाफ एम और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लिखा मैंने यहां पर। क्लियर है? अब इस हाफ एम की मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के अंदर दोनों क्वांटिटीज के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर है? हमने पहले ही देखा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। क्लियर है? v को यहां पर वेलोसिटी समझे, इसे कोई इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी ना समझे, वेलोसिटी समझे। क्लियर है? तो अगर सपोज कीजिए कि ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट था पहले, वो हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहां पर किस पे था, u वेलोसिटी पे था, ये u1, और बाद में ये किस में था, ये यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी v हो गई। क्लियर है? मास वही सेम है, मास वही सेम है, दोनों का मास क्या है, वही है, सेम है। इसका भी मास क्या है, m है, और इसका भी मास क्या मान लेते हैं, m है। तो जो इस इनिशियल वेलोसिटी में जो हमें एनर्जी इसकी मिल रही है, वो कौन सी एनर्जी होगी, इसकी इनिशियल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल एनर्जी। और उसे कैसे लिखा जाता है, k, और ये यहां पर इनिशियल, in का मतलब इनिशियल। और सेकंड वाले केस में जो यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, इस केस में जो हमें एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम, ये फाइनल, इसे भी इनिशियल लिख ही देते हैं। ठीक है? तो ये होगी हमारी k इनिशियल और ये होगी k फाइनल। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर इस k इनिशियल और k फाइनल को हम यहां पर रख दें तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई यहां पर फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ये आ गई यहां पर इनिशियल। क्लियर है? अब हमारे सामने एक रिलेशन है कि W जो वर्क है वो क्या होता है, K फाइनल माइनस K ही इनिशियल। मतलब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कि जो हमारा वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, वही चीज वहां लिखी हुई है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, और उसे ही क्या बोलते हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे, ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाएगी, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि ये किस किस के बीच में है, वर्क के और काइनेटिक एनर्जी के हैं। क्लियर है? तो इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके वर्क और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर सपोज कीजिए कि ये जो इनिशियली हमने यहां पर पढ़ा कि इनिशियली ये वेलोसिटी u पर था, अब एक अगर इसमें कंडीशन लगा दी जाए, हमने क्या करा, इस पे एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, कंडीशन भी देख लेते हैं। कंडीशन हमने लगा दी कि अब ये रेस्ट पर है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी था, ये जो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ये ए पॉइंट पर ये रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। रेस्ट पर होने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मैंने इसे जीरो कर दिया तो ये इनिशियल वाली, ये वाली क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। क्लियर है? ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जो मेरा वर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो हमारी फाइनल वाली है, ये इसके बराबर आ जाएगा, या किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि जो हमारा वर्क इस पे किया गया वो आपके किस रूप में आ गया, आपके काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि हमारा किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो जो भी हमारी कैलकुलेशन थी उस कैलकुलेशन को समझने का यही मीनिंग था कि वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर हुआ है तो उस पे क्या हुआ है, कोई ना कोई उस पे वर्क हमने किया है। जब भी क्या हुआ है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये फोर्स लगा कैसे है, इस फोर्स को भी लगाने पर क्या करना पड़ा, हमें वर्क करना पड़ा है। इस फोर्स को लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है। उसी वर्क को करने पर जो उसके यहाँ पर चेंज आया है कि ये इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पर वर्क था उसी से ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। क्लियर है? और आपको इसकी डेफिनेशन से क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी मास है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। इसी तरह से अगर ये मास है और v है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, तो ये इसकी भी क्या होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? और वो ही काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो वर्क के इक्विवेलेंट है। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है और इसे इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही इसे आपको लिख लेना है। क्लियर है? तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपका जो फोर्स इस पे लगा, फोर्स लगने के बाद इसमें फोर्स किस तरह से लगा, क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया तो उस पर क्या हुआ आपका, जैसे फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद उसमें क्या हुआ, वर्क हुआ, और वर्क होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, और वो जो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुआ वो इसके वर्क के बराबर हुआ। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पर इसी लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। क्लियर है? कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर कोई भी ये यहाँ पर इरेजर रखा हुआ है मतलब बोर्ड के लिए, तो ये एक किसी सिंपल हाइट पर है, तो हम देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये हम पढ़ेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और जो एनर्जी है उसका कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो ये पढ़ेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दिया है। आप इसी वीडियो को या इससे आने वाली वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।